नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम LYSOSOMES लाइसोसोम। कोई पढ़ा है लाइसोसोम के बारे में? नहीं पढ़ा है? उतने काफी है। बताओ क्या होता है लाइसोसोम। ठीक है। और डी दुबे लिखो। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। देखो, डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। हो गया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। किसकी आत्महत्या की थैली? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली। किसकी आत्महत्या की थैली? कोशिका के। ब्रैकेट में लिख लेना कोशिका के। हाँ, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इंग्लिश में आत्महत्या की थैली को क्या बोले? सुसाइडल बैग। और पूछेगा किसकी आत्महत्या की थैली, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली। ठीक है। लिखो, लाइसोसोम एक थैली नुमा रचना होती है। थैली नुमा रचना होती है जो चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है। जो चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है तथा इसमें अपघटीय पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अपघटीय पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ब्रैकेट में लिखना, जिनका निर्माण गोल्जी कॉय में होता है। जिनका निर्माण गोल्जी काय में होता है। कॉमा दो। क्या लिखा पढ़ो एक बार? नहीं, उससे पहले ये तो ब्रैकेट में लिखवाया था। पढ़ो टिंकू। एक थैलीनुमा रचना होती है जो चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है तथा इसमें अपघटी पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो ब्रैकेट में लिखना है, जिनका निर्माण गोल्जी काय में होता है, वो ब्रैकेट में है।
जो ठीक है उपस्थित होते हैं तथा इनका कार्य तथा इनका कार्य तथा इनका कार्य तथा इनका कार्य भोजन के पार्टिकल पार्टिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे अणु भोजन के अणुओं को तोड़ना होता है। इंग्लिश में लिखना ब्रेक डाउन ऑफ पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ना होता है। इंग्लिश में लिखना ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल BREAK ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स जो भोजन का जो अणु सब होता है उसको क्या करना होता है तोड़ना होता है। कौन कौन तोड़ता है पाचक एंजाइम BREAK ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स यानी जो हम लोग भोजन खाते हैं उसके अणुओं को कौन तोड़ता है यही पाचक एंजाइम। तो जिसका पाचन शक्ति नहीं ठीक रहता है उसका क्या होता है पचबे नहीं करता है खाना ठीक है। यानी अगर ये पाचक एंजाइम किसी के शरीर में नहीं बन रहा है ये पाचक एंजाइम किसी के शरीर में नहीं बन रहा है तो उसका खाना ही नहीं पचेगा उसका खाना ही नहीं पचेगा भूख ही नहीं लगेगा पचेगा ही नहीं तो जो खाया एक बार वही धकार मारते रहेगा। लिख लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका लाइसोसोम जब फटता है लाइसोसोम जब फटता है तो उसमें उपस्थित पाचक एंजाइम कोशिकांग को नष्ट कर देते हैं कोशिकांग को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसी कारण इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसी कारण इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लिख लिए देखो लाइसोसोम कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। लाइसोसोम कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो लाइसोसोम बाहरी पार्टिकल को क्या बोलेंगे अणु हाँ बाहरी पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं। लाइसोसोम फॉरेन पार्टिकल्स को FOREIGN फॉरेन पार्टिकल्स को REIGN लाइसोसोम फॉरेन पार्टिकल्स को कोशिका के अंदर
फॉरेन पार्टिकल्स को कोशिका के अंदर नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, FUNGUS, फंगस कवक, GUS, फंगस को हिंदी में बोलते हैं कवक। देखो शरीर में, इधर देखो, शरीर में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये किसको मालूम है? लाइसोसोम को। ठीक है, जो शरीर को नहीं चाहिए वो शरीर में अगर किसी वजह से आ गया, बैक्टीरिया के माध्यम से या वायरस के माध्यम से या कवक के माध्यम से, तो उसको कौन नष्ट करेगा? लाइसोसोम। समझ में आया बात? लाइसोसोम को पता है कि कौन सा चीज शरीर के लिए आवश्यक है, कौन सा चीज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। जो शरीर के लिए हानिकारक है, जो भी चीज हानिकारक है शरीर के लिए, तो वो किसी माध्यम से अगर शरीर में घुस जाए, वायरस के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से या फिर कवक के माध्यम से, तो उसको कौन नष्ट करेगा? लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम उसको नष्ट नहीं कर पाएगा तो तुम बीमार हो जाओगे। अगर लाइसोसोम उसको नष्ट नहीं कर पाएगा तो तुम बीमार हो जाओगे। समझ में आया बात? तो लाइसोसोम को, दूसरा बात कहा कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? तो देखो लाइसोसोम क्या है, इस तरह से थैलीनुमा रचना है। एक थैली है जिसमें एक झिल्ली है, एक झिल्ली है। अब लाइसोसोम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए, लाइसोसोम कहाँ बनता है? गोल्जिकाय में। लाइसोसोम कहाँ बनता है? गोल्जिकाय में। अब गोल्जिकाय में जो नहीं, ये अपघटीय पाचक एंजाइम बनता है गोल्जिकाय में। ये जो अपघटीय पाचक एंजाइम है कहाँ बनता है? गोल्जिकाय में। और स्टोर कहाँ हो रहा है? लाइसोसोम में। स्टोर कहाँ हो रहा है? लाइसोसोम में। अब गोल्जिकाय बहुत ज्यादा अगर अपघटीय पाचक एंजाइम बना दे, बहुत ज्यादा, तो इसका जो थैली है इसमें एक्सेस मात्रा आ जाएगा, नहीं आएगा? तो अब अगर एक्सेस मात्रा आएगा तो थैली फटेगा कि नहीं फटेगा? जैसे ही थैली फटेगा, जिस जगह से फटेगा वहां तो कोशिका का कोई ना कोई पार्ट होगा, वहां जो कोशिका का पार्ट होगा उसको क्या कर देगा? ये नष्ट कर देगा। ये अपघटीय जो पाचक एंजाइम है वो इसको क्या करेगा? नष्ट कर देगा। बात समझ में आया? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहे? क्यों? क्योंकि अगर शरीर में गोल्जिकाय के द्वारा अपघटीय पाचक एंजाइम की मात्रा ज्यादा बनने लगे तो ये थैली क्या हो जाता है? अपने आप फट जाता है। और जैसे ही ये फटेगा तो यहाँ जो कोशिकांग है, कोशिका का जो अंग है, उसको क्या करेगा? ये नष्ट करेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। आत्महत्या की थैली किसकी? कोशिका की। समझ में आया बात? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरे लाइसोसोम को। लाइसोसोम कैसा रचना है? थैलीनुमा। लाइसोसोम कैसा रचना है? थैलीनुमा। इसके अंदर में क्या मौजूद है? अपघटीय पाचक एंजाइम। अपघटीय पाचक एंजाइम। इस अपघटीय पाचक एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? अपघटीय पाचक जो है एंजाइम इसके अंदर, वो कहाँ निर्माण हो रहा है इसका? बबलू बोलेगा तो याद होगा। हम दोबारा से बता रहे हैं उस चीज को। हम बोले हम लोगों के शरीर में एक कोशिका है, किसका क्या नाम है उसका? लाइसो। क्या नाम है इसका? लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसा होता है? तो थैलीनुमा रचना होती है। ये थैली बना दिए, थैलीनुमा रचना होती है। इस थैली में क्या है? अपघटीय पाचक एंजाइम। इस थैली में क्या है? अपघटीय पाचक एंजाइम। ये अपघटीय पाचक एंजाइम कहाँ बन रहा है? गोल्जिकाय में। ये अपघटीय पाचक एंजाइम कहाँ बन रहा है? गोल्जिकाय में। अब जब गोल्जिकाय में ये बना और बनते बनते इतना एक्सेस बन जाए तो ये थैली क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अगर ये थैली फटेगा तो इसके अंदर जो अपघटीय पाचक एंजाइम है वो क्या हो गया? बाहर निकलेगा, थैली से बाहर निकलेगा। और जिस जगह बाहर निकलेगा वहां कोशिका कोई ना कोई भाग तो होगा। उसको हम लोग कोशिका के भाग को क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिका का अंग। तो इस कोशिकांग जिससे टकराएगा, जिस कोशिकांग से टकराएगा उसको क्या कर देगा? ये नष्ट कर देगा। और जैसे ही अंदर अंदर नष्ट कर दिया, हम लोगों को पता नहीं चला, आदमी फटाक से खत्म। उसका लाइसोसोम फटा, आदमी मर गया। आदमी को कुछ पता नहीं चला। कोई कहेगा ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई कहेगा कुछ हो गया, कोई कहेगा कुछ गया। पता चला कि कोशिकांग फटा हुआ होगा। वो तो जब पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा। तो अपने आप जब आदमी अचानक से मर जाए, एक्सेस निर्माण गोल्जिकाय में होने लगेगा। गोल्जिकाय का फंक्शन अगर काफी तेज हो जाए, कोई भी चीज में एक्सेस जो होता है वो खराब होता है, नहीं होता है? कम भी खराब होता है और ज्यादा भी खराब होता है। अब गोल्जिकाय बहुत ज्यादा अगर इस अपघटीय पाचक एंजाइम का बनाने लगे, सही ढंग से
वो काम नहीं करने लगे, एक्सेस मात्रा में काम करने लगे, तेजी से ज्यादा काम करने लगे, तो यहाँ इसका जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा एंजाइम बन जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा एंजाइम बन जाएगा, वो तो टूटेगा ही टूटेगा बैग, क्योंकि ये तो एक झिल्ली है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम पूरा प्लास्टिक कवर किया हुआ है, ठीक है कि नहीं फटेगा, क्या है, एक झिल्ली है, ये झिल्ली क्या हो गया, फटा, और जिस भी कोशिकांग को के साथ वो टकराया लाइसोसोम, उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका के आत्महत्या की थैली, कोशिका आत्महत्या कर लिया। नहीं, इतना क्लियर हुआ। अब कार्य में अगर बात करेंगे तो फूड पार्टिकल जो हम लोग भोजन कर रहे हैं उसको ये तोड़ने का काम करता है कौन, अपघटीय एंजाइम, फूड पार्टिकल को तोड़ने का काम करता है ये, ठीक है, इसलिए तो इसको एंजाइम बोले, ठीक। तो वो जब तोड़ेगा तभी तो फिर पचेगा, ठीक है। और दूसरा एक और कार्य लिखा है, क्या दूसरा एक और कार्य क्या लिखा है, दो कार्य लिखा है इसका, हाँ, जो बाहर से बैक्टीरिया या फंगस या वायरस आएगा हमारे शरीर में, जो शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यही लाइसोसोम क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा, ठीक है। तो लाइसोसोम समझ में आ गया। तो लाइसोसोम से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी दुवे, डी दुवे, किसने खोज किया, डी दुवे, दुवे दुवे दुवे, डी दुवे, ठीक है। लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी दुवे। लाइसोसोम कैसी रचना होती है, पॉइंट बताते चल दो, थैलीनुमा रचना होती है। लाइसोसोम में क्या होता है, अपघटीय पाचक एंजाइम, लाइसोसोम में क्या होता है, अपघटीय पाचक एंजाइम। ये अपघटीय पाचक एंजाइम कहाँ बनता है, गोल्जिकाय में। अगर गोल्जिकाय में ये अपघटीय पाचक एंजाइम ज्यादा बनने लगे, एक्सेस मात्रा में बनने लगे, तो क्या होगा, कौन फटेगा, लाइसोसोम, कौन फटेगा, अगर लाइसोसोम फट गया तो क्या होगा, कोशिकांग को नष्ट कर देगा। जैसे ही कोशिकांग नष्ट हुआ, यानी उसको हम लोग क्या बोल दिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्लियर। क्या काम करता है ये अपघटीय पाचक एंजाइम, तो हम लोग जो भोजन करते हैं उसके पार्टिकल को वो तोड़ता है, पार्टिकल को क्या करता है, तोड़ता है। दूसरा काम क्या हुआ इसका, जो भी बाहरी चीज जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बैक्टीरिया के माध्यम से अंदर आ सकता है, वायरस के माध्यम से अंदर आ सकता है, फंगस के माध्यम से अंदर आ सकता है, तो इसको क्या करेगा, वो नष्ट करेगा, कौन, लाइसो। क्लियर। इससे ज्यादा लाइसोसोम में कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, रस धनिया, रस धनिया, हिंदी नाम ऐसा रहता है ना, रस धनिया। धानिया लिख दो, रस धानिया, धानी बोलते हैं, धानिया, धोआ का दो, रस धानिया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैक्यूल्स, VACUOLES, 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 वैक्यूल्स, रस धानिया, बहुवचन शब्द है, रस धानिया, रस धानिया है? अभी अब देख लेते हैं कौन सा है। लिखो, इसके बारे में पॉइंट बना के लिखो। रस धानिया पादप कोशिकाओं में प्रमुखता से मिलती हैं। रस धानिया पादप कोशिकाओं में प्रमुखता से मिलती है, कोशिकाओं में प्रमुखता से मिलती है, परंतु ये जंतु कोशिकाओं में भी मिलती हैं, में भी ये मिलती हैं, पर ये छोटी होती हैं।
पर ये छोटी होती हैं जो एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं, जो एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। देखो, रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है। रसधानियों में कोशिका रक्त भरा होता है, कोशिका रस, रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है। जो निर्जीव पदार्थ होता है, जो निर्जीव पदार्थ होता है। नाम इसका क्या दिया? रस धानिया। इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है रिक्तिका। इसको क्या बोलते हैं? रिक्तिका। वहीं बगल में लिख लो, इसका दूसरा नाम रिक्तिका। हमने कहा इसमें क्या भरा हुआ है? रस। किसका? कोशिका का। ठीक है, लेकिन थोड़ा और चीज इसमें जानना है। लिखो वैक्यूल्स। हाँ, रसधानिया या रिक्तिका, तीनों नाम लिख लो एक ही जगह। वैक्यूल्स या रसधानिया या रिक्तिका कोशिका का वह भाग होता है, कोशिका का वह भाग होता है जो अधिकांशतः खाली होता है, जो अधिकांशतः खाली होता है। खाली को बोलते हैं एम्प्टी। जो अधिकांशतः खाली होता है, कुछ इस प्रकार से। पूरा खाली है, कहीं एक जगह कुछ थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, लिखो रिक्तिका में, अगला पॉइंट बनाओ। रिक्तिका में जो हमने अभी क्या बोला था, कौन सा रस? कोशिका रस। रिक्तिका में कोशिका रस ग्लाइकोजिन, कोशिका रस ग्लाइकोजिन संचित रहता है। ग्लाइकोजिन संचित रहता है। ये पूरा अगर सेल है, इसके अंदर में इसको हम लोग क्या बोले? वैक्यूल्स। और इस वैक्यूल्स के अंदर क्या है? कोशिका रस यानी ग्लाइकोजिन। ठीक है, क्या संचित है इसमें? ग्लाइकोजिन। बना लो फोटो। लिखो रिक्तिका में बस एगो फोटो बना लो, एगो जैसा जगह बना दो, उसके अंदर में डॉट डॉट डाल दो, जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोजिन। हाँ, इसी में अंदर में, खाली इतना ही बड़ा में। हाँ, ये बड़ा वाला एक कोशिका है पूरा। इसका नाम क्या हुआ? इसका वैक्यूल, रिक्तिका। और इसके अंदर में क्या है? ग्लाइकोजिन।
ठीक है, क्या लिखवा रहे थे? रिक्तिका में संचित भोजन, रिक्तिका में संचित भोजन भी रहता है, रिजर्व्ड फूड। अभी बता रहे हैं, रिक्तिका में संचित भोजन भी रहता है। अब जैसे हम लोग जितना भोजन करते हैं, क्या एक ही बार में उसका एनर्जी में कन्वर्सन हो सकता है? नहीं होता है, कुछ संचित करके। सुबह में खाए तो भूख लगता है शाम में, तो संचित भोजन का ही एनर्जी न लेकर के चलते रहता है दिन भर, है? तो संचित भोजन भी तो कहीं स्टोर होना चाहिए। तो रिक्तिका में खाली जगह है, तो यहाँ पे जाकर के वो स्टोर हो जाता है। जो संचित भोजन है कहाँ स्टोर हो जाता है? जाकर के रिक्तिका में। समझ में आया? ये प्लांट सेल में भी होता है, जंतु सेल में भी होता है। प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है, जंतु सेल में छोटा सा होता है। लिख लो, रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ा तथा जंतु कोशिका में छोटा होता है। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ा तथा जंतु कोशिका में छोटा होता है। इसलिए पादप कोशिकाओं का अधिकांश भोजन रिक्तिका में ही संचित रहता है। इसलिए पादप कोशिकाओं का अधिकांश भोजन रिक्तिका में ही संचित रहता है। जो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं जी रोबिन? मंड। जो स्टार्च के रूप में होता है, तो स्टार्च कहाँ संचित है? वैक्यूल्स में। स्टार्च कहाँ संचित है? वैक्यूल्स में, यानी रिक्तिका में। जो स्टार्च के रूप में होता है। प्लांट का जो भोजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च कहाँ स्टोर होकर के है? रिक्तिका में। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए नोट करके एक पॉइंट लिख लो। नोट, पादप कोशिका का सर्वाधिक भोजन स्टार्च के रूप में जड़ में संचित होता है, जड़ में संचित रहता है। स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अधिकांश तो रिक्तिका में रहता ही है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ रहता है? जड़ में। जड़ के बाद कहाँ? रिक्तिका में। प्लांट कोशिका जितना अपना भोजन बनाएगा उसका सबसे अधिक किसमें संचित करके रखेगा? जड़ में, और उसके बाद रिक्तिका में। अब समझ में आया बात? तो इसका किसका बात कर लिए हम लोग? लाइसोसोम का और रिक्तिका का। अब नेक्स्ट लिखो, तारकाय, सेंट्रीसोम। यही क्वेश्चन कल आया था सीडीपीओ में। सेंट्रीसोम, तारकाय, हिंदी में तारकाय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीसोम। ये कल आया है क्वेश्चन इस टॉपिक से। सीडीपीओ में इस टॉपिक से कल क्वेश्चन दिया है। लिखो, तारकाय सेंट्रोसोम होता है, CENT
RO, सेंट्रोसोम, सेंट्री नहीं, सेंट्रो, TROSOMES, RO, CENTROSOME, सेंट्रोसोम। हो गया। देखो तारक का है, तारका या तारक नहीं, तार का है, यहाँ देखो तार का है, इसको इंग्लिश में क्या बोले, सेंट्रोसोम की खोज 1888 ईस्वी में, हाँ, सेंट्रोसोम की खोज 1888 ईस्वी में, 88 ईस्वी में टी बोवेरी ने, टी डॉट देना, टी बोवेरी ने की थी, टी बोवेरी ने की थी। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है तथा इसके अंदर एक या दो, इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होती हैं, कण, ऐसे एक या दो कण जैसी रचनाएं होती हैं, कण जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, सेंट्रियोल, जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, CENTRIOLE, सेंट्रियोल कहा जाता है। लिखो तारका है, कोशिका विभाजन के समय, तारकाय कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखना इसका नाम, तरकु तंतु, उसका इंग्लिश नाम है स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर, SPINDLE FIBRE, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है। गोल्जिका के बारे में तो लिखवा दिए थे ना, राइबोसोम भी लिखवा दिए थे, प्लास्टिड भी हो गया, वैक्यूल्स भी हो गया, क्या वो गिनो तो सब हो गया। हो गया, ER भी हो गया। एक हो गया केंद्रक, अगला लिखो केंद्रक, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नहीं, लिखो केंद्रक न्यूक्लियस की खोज, हाँ, केंद्रक न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने
केंद्रक न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 1831 हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। ठीक है, देखो न्यूक्लियस कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। न्यूक्लियस कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है तथा इसे कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक को ही, अगला पॉइंट बना लेना, केंद्रक को ही कोशिका का प्रबंधक भी कहा जाता है। कोशिका का प्रबंधक, मैनेजर ऑफ सेल, केंद्रक को ही कोशिका का प्रबंधक, मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, देखो एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। प्रायः एक केंद्रक होता है। ऐसा बहुत कम चांस है कि एक कोशिका में दो केंद्रक हो जाए। मुख्यतः एक ही कोशिका, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। देखो यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन हो गया? न्यूक्लियस। ऐसे भी ऊपर में भी लिख दिए कोशिका का मस्तिष्क, तो जिसका मस्तिष्क, जो मस्तिष्क है वही तो नियंत्रित करेगा ना, है ना। तो कोशिका का मस्तिष्क कौन हो गया? केंद्रक। तो अगर वो मस्तिष्क है तो प्रबंधन भी कौन करेगा कोशिका का सारा चीज? तो न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी इसको बोल दिए। लिख दिए। लिखो न्यूक्लियस में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है जो पैतृक लक्षणों को संतानों में भेजता है। जो पैतृक लक्षणों को
संतानों में भेजता है। ने बाप का बेटा के पास चला गया, माँ का बेटा के पास चला गया, है ना। पैतृक लक्षणों को संतानों में भेजता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए। इसमें आरएनए भी पाया जाता है। नीचे लिखो, न्यूक्लियस में आरएनए भी पाया जाता है। न्यूक्लियस में आरएनए भी पाया जाता है, एनए भी पाया जाता है। अब डीएनए के बारे में थोड़ा अच्छा से बात करेंगे, फिर आरएनए के बारे में बात करें। तो अगला टॉपिक बना लो डीएनए। डीएनए क्या होता है? फुल फॉर्म डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड लिख लो, DEOXI RIBO डीऑक्सी राइबो। डी से डीऑक्सी राइबो, एन से न्यूक्लिक, NUCLEIC और ACID एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक अगर डीएनए का फुल फॉर्म पूरी जगह क्या लिखेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसने खोज किया था इसका? डीएनए का। देखो, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीशर। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीशर ने 1869 ईस्वी में की थी। 1869 ईस्वी में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन ने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर दिया था। जेम्स वाटसन ने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर, फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? दो लोगों ने दिया। कौन कौन? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। दो लोग मिल करके डबल मॉडल दिए थे। डबल मॉडल के लिए कितने लोग मिले थे? दो लोग। कौन कौन? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। अब इसके बारे में जानो थोड़ा कि डीएनए क्या होता है। जब कोई बोलता है कि मेरा बाप वो है, मेरी माँ वो है, तो सबसे बढ़िया उपाय ये होता है कि उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। और डीएनए टेस्ट में पता चल जाता है कि उसका माता पिता
कौन है। ठीक है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। डीएनए अलग है, सबका डीएनए अलग है। उसके पिता के आधार पर ही उसका बच्चा का डीएनए होगा। दूसरे के साथ अगर मैच कराएंगे तो डीएनए मैच ही नहीं करेगा। डीएनए के लिए बाल से भी डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है, ब्लड से भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, डीएनए मैच हो गया तभी पता चलता है कि वो उसका है कि या नहीं है। हड्डी से तो नहीं सुने हैं हम तो। लिखो, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों का जीवों के लक्षणों को नहीं की करो, जीवों के लक्षणों की संकेत, जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं के को, लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों, जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। जनक मतलब माता पिता, जनकों से संतानों में ले जाता है। समझ में आया डीएनए का रोल? कि माता पिता का लक्षण जो है वो बच्चों में आता है, किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? तो अगर पूछेगा कि जन्मपत्री कौन है, किसी का भी पता लगा सकता है, किसी का भी पता लगा सकता है। अभी बताएंगे आगे और डिटेल। जन्मपत्री की भांति संतानों में ले जाता है, हो गया। जन्मपत्री की भांति संतानों में ले जाता है। जनक से संतान, मतलब जनक मतलब माता पिता, संतान। लिखो, पादप कोशिकाओं में तो इसको काट दो, पादप कोशिका वाला लिखने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ दो इसको, काट दो इसको। लिखो, न्यूक्लियस के अलावा न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा चुके हैं, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये बताओ कि मनुष्य में भी डीएनए होना चाहिए, है कि नहीं? तो लिखो अगला पॉइंट, मनुष्य एक लिंगी हाँ प्राणी, एक लिंगी प्राणी, ब्रैकेट में लिखना यूनिसेक्सुअल, UNISEXUAL
SEXUAL, यूनिसेक्सुअल, UNISEXUAL, एनिमल, हम लोग एनिमल हैं। हाँ, पूछ थोड़ा अंदर चला गया है, लेकिन पूछ है, पूछ था नहीं। हम लोगों का जो प्रजाति का पहले का हाथी था, सबके पास पूछ था। अभी वो पूछ सिकुड़ के अंदर हो गया और एक थोड़ा सा अति ग्लैंड बन गया है, थोड़ा सा शरीर का पार्ट। ठीक है, कैसा है? एक लिंगी प्राणी यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल, बदल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी, हाँ, अर्थात 23 गुने 2 46 होती है। 23 जोड़ी अर्थात 46 होती हैं। समझ में आया? तो हमने किसके बारे में कहा बात? मनुष्य के बारे में। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? मेल और फीमेल, वो अभी बाद में। मेल और फीमेल, पुरुष और महिला। वो तीसरा टाइप नहीं होता है मनुष्य का, वो डिफेक्टिव हो जाता है, इस वजह से बन जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र? 23 जोड़ा, मतलब 46। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र? 23 मत बोलना, 23 जोड़ा या 46। मनुष्य में कितने गुणसूत्र? 23 जोड़ा या अर्थात 46। अब देखो, पुरुष में कितना, किस तरह से गुणसूत्र होता है और महिला में किस तरह से गुणसूत्र रहता है। ऐसे बनाओ, मनुष्य लिखो, मेल करो, फीमेल करो, मेल फीमेल करो, और यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे? 23 जोड़ा गुणसूत्र, इधर से लिख देंगे 46 गुणसूत्र। 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र। नाम से ही पता चल रहा है कि गुण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मनुष्य कितना? तो 2 प्रकार। कौन सा? मेल और फीमेल, पुरुष और महिला या स्त्री। अब 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 22 जोड़ा इसमें भी, 22 जोड़ा इसमें भी। ठीक है, ये कॉमन है, दोनों में होगा। 22 जोड़ा गुणसूत्र मेल में होगा और फीमेल में होगा। जो अंतिम एक जोड़ा गुणसूत्र है वही डिसाइड करता है कि वो लड़का है या लड़की है। कौन? XX और XY। तो इसमें 22 जोड़ा प्लस XY, इसमें 22 जोड़ा प्लस XX। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का अलग नाम है। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक बना गुणसूत्र क्रोमोजोम्स। अगला टॉपिक क्या बनाएंगे? क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स गुणसूत्र।
इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, तब पता चलेगा वो कि तीसरा जो आता है वो कैसे होता है। ठीक है, देखो गुणसूत्र डीएनए के साथ लगा होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, गुणसूत्र कहाँ मिलता है, तो लिखो गुणसूत्र डीएनए के साथ लगा होता है या सटा होता है। गुणसूत्र डीएनए के साथ लगा होता है तथा यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ता है, तथा यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? कब दिखता है ये? कोशिका विभाजन के समय। देखो गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होता है, यानी पेयर में। जोड़ी मतलब पेयर। गुणसूत्र हमेशा जोड़ी में होता है। देखो मनुष्य में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑटोसोम्स, AUTOSOMES, ऑटोसोम्स, और दूसरा एलोसोम्स, ALLOSOMES, एलोसोम या एलोसोम, ऑटोसोम एलोसोम। ठीक है, देखो ऑटोसोम महिला तथा पुरुष में बराबर पाया जाता है। ऑटोसोम महिला तथा पुरुष में बराबर पाया जाता है। महिला तथा पुरुष में बराबर पाया जाता है। ब्रैकेट में लिखना 22 जोड़ा। देखो एलोसोम पुरुष में XY, एलोसोम पुरुष में X तथा Y होता है, जबकि महिला में यह X तथा X होता है। X X ऐसे लिखना, X, X। पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है। लिख लिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां हमेशा क्वेश्चन आता है कि कैसे बेटा होता है, कैसे बेटी हो जाता है। अब देखो हम पढ़ेंगे एलोसोम। क्या? एलोसोम। एलोसोम क्या होगा? या तो XX होगा या फिर XY होगा। ठीक है, मान लो कि ये पिता हैं, कौन? ये XY वाले, और ये XX वाले इधर कर देते हैं। XY पिता
और यहाँ एक्स एक्स माता। ठीक, अगर इस पिता से एक्स गया बच्चा में, कौन सा एक्स, और इस माता से क्या मिलेगा एक्स ही, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक्स ही है, तो एक्स एक्स हो गया। एक्स एक्स किसका गुण होता है, लड़की का। तो इस लड़की का होने के लिए जिम्मेदार कौन, पिता का गुणसूत्र की माता का गुणसूत्र, किसका गुणसूत्र, पिता का। क्यों, क्योंकि ये एक्स दिया। अगला बार क्या हो रहा है, यहां से वाई आ जा रहा है, कौन सा वाई, माता से क्या आएगा एक्स ही आएगा, यानी एक्स वाई बना, क्या बना एक्स वाई। एक्स वाई मतलब क्या बना, संतान, पुत्र, लड़का। लड़का होने के लिए कौन जिम्मेदार, बाप की माँ, बाप। तो काहे माँ को गरियाते हो, हमको पोता चाहिए, हमको पोती चाहिए, नहीं, जिम्मेदार कौन है, हमेशा पुरुष। बेटा होने के लिए अथवा बेटी होने के लिए जिम्मेदार हमेशा किसका क्रोमोजोम है, पुरुष का। माँ का क्रोमोजोम का कोई लेना देना नहीं है, माँ के पास वही है जो है एक्स एक्स। ठीक है, इसलिए आज के बाद से पढ़ा लिखा आदमी कम से कम अपना पुतों को मत बोलना कि हमको पोता चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, बेटा और बेटी। अब हमने बात किया 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र। अब कभी कभी क्या हो जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाता है, या और कभी कभी 45 गुणसूत्र होता है किसी किसी बच्चा में। तो यही जो डिफेक्शन हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है कि गुणसूत्र जोड़ा में नहीं हुआ, तब हम लोगों को केस मिल जाता है ट्रांसजेंडर का। किसका केस मिलता है, ट्रांसजेंडर का। तो ये पहले बना लो फोटो, ये जल्दी फटाक से फोटो बनाओ। अब तक सुनी मनीषा, हम क्या बोले कि जितना क्रोमोजोम है वो हमेशा पेयर में होना चाहिए। टोटल अगर हम लोग बात करें मनुष्य में तो 23 जोड़ा है, क्रोमोजोम कितना है 23 जोड़ा है। 23 जोड़ा मतलब कितना 46। अब क्या कर रहा है, 22 जोड़ा तो कॉमन है दोनों में, महिला और पुरुष में 22 जोड़ा क्या है, कॉमन है। एक जोड़ा पेयर जो है कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी एक जोड़ा पेयर की वजह से ये कंडीशन होता है कि कभी 47 हो जाता है क्रोमोजोम की संख्या। कैसे, यहाँ से एक्स आया और यहाँ से एक्स और इसका वाई भी आ जाता है, तो एक्स प्लस वाई, गर्ल और बॉय दोनों का कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, ये फोटो बना लो। 47 नहीं हो सकता है क्रोमोजोम की संख्या, कभी भी वो पेयर में ही होगा। जब कभी होगा क्रोमोजोम पेयर में होना चाहिए, पेयर में नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, जल्दी उतारो। क्रोमोजोम की बात करें, क्रोमोजोम मनुष्य में कितना 23 जोड़ा। 23 जोड़ा क्रोमोजोम कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एलोसोम और ऑटोसोम। ऑटोसोम जो होता है वो 22 जोड़ा मनुष्य पुरुष में भी पाया जाता है और महिला में पाया जाता है। जो एक जोड़ा होता है एक्स एक्स और एक्स वाई, पुरुष के लिए एक्स वाई और महिला के लिए एक्स एक्स। क्लियर। अब जब संतान उत्पत्ति की बात आती है तो पिता से अगर एक्स जाए, पिता से अगर एक्स जाए, माता से एक्स आएगा, तो संतान कैसा एक्स एक्स। संतान कैसा महिला में, यानी संतान हो गई पुत्री। अगर पुरुष से वाई जाए, माता से एक्स जाए, तो एक्स वाई बना कॉम्बिनेशन, तो क्या बनेगा संतान पुत्र या लड़का। अब समझ में आ गया। क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होना चाहिए। अगर क्रोमोजोम पेयर में नहीं होता है, 47 हो जाता है, तो वो डिफेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गर्ल और बॉय दोनों का कैरेक्टर आ जाता है, गर्ल और बॉय दोनों का कैरेक्टर आ जाता है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। लिख लो यहाँ पे, ट्रांसजेंडर। गर्ल और बॉय का जहाँ कैरेक्टर एक साथ मिल जाए उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेंडर। ये वाला कंडीशन किसका हो रहा है, ट्रांसजेंडर का हो गया। ठीक है, जहाँ ये फोटो बनाया वहाँ ट्रांसजेंडर लिख लेना। इतना क्लियर हुआ। एलोसोम कितने हैं, एलोसोम कितने हैं टोटल, ऑप्शन नंबर ए। एलोसोम कितने हैं, नंबर 1 ऑप्शन 22 जोड़ा, नंबर 2 44, नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी 1 जोड़ा, नंबर डी 2 जोड़ा। आंसर क्या मारेंगे, 1 जोड़ा। ऑटोसोम कितने हैं, 22 जोड़ा। ठीक है, ऑटो और एलो में कथी, हाँ हाँ, और ऑटोसोम दोनों यहाँ देखो ना, ऑटो और एलो,
ओटो कितना 22 जोड़ा। 22 जोड़ा जो है कॉमन है दोनों में, महिला में भी और पुरुष में भी, लेकिन एलोसोम पुरुष में अलग महिला में अलग। ठीक है, यही एक जोड़ा से पुरुष और स्त्री का डिसीजन होता है। हाँ, ओटो 22, ओटो ओटो मतलब ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली 22 जोड़ा पुरुष में भी गया और महिला में भी गया, ऐसे याद रखो। ओटो से क्या याद रखेंगे, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक 22 जोड़ा सबके पास गया। किसके किसके पास, महिला के भी पास भी पुरुष के पास भी। एक जोड़ा दोनों के पास नहीं गया, दोनों में अंतर गया, एक्स और वाई पुरुष के पास गया और एक्स और एक्स महिला के पास गया। अब कंफ्यूजन होगा। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली कितना जोड़ा जाएगा, 22 जोड़ा। किसके पास गया, महिला के पास भी और पुरुष के पास भी। इसमें कोई अब नाम में यार गड़बड़ होगा। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली चला गया है, उसमें कोई किसी का अति नहीं लेना। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली नहीं गया है, यहाँ निषेचन के पश्चात पुरुष से एक्स गया, महिला से एक्स आया तो लड़की, निषेचन के पश्चात पुरुष से वाई आया, महिला से एक्स आया तो लड़का। ये ऑटोमेटिकली नहीं गया, ये निषेचन होगा तभी जाएगा। ठीक है, हाँ? इसी चीज को फिर दोबारा लिखे। क्रोमोसोम को दो भाग में बांटे, एक 22 पेयर जिसको हम लोग बोले क्या, ऑटोसोम, एक पेयर जिसको हम लोग क्या बोले, एक्स एक्स और एक्स वाई, एलोसोम। अब इस एक पेयर को दो भाग में बांटे, एक्स वाई किसका, पुरुष का, और एक्स एक्स किसका, महिला का, है ना। अब समझ आ गया एलोसोम ऑटोसोम। कितना टाइम हुआ, और आगे बढ़े एक टॉपिक या यही छोड़ दें, रिवाइज कर देते हैं, पूरा रिवाइंड कर देते हैं। क्या क्या पढ़े सबसे पहले हम लोग, पहला लाइसोसोम, पहला क्या पढ़े, क्या क्या लिखे लाइसोसोम के बारे में, थैलीनुमा होता है, खोज किसने किया, डी दुबे ने किया। इसमें इसके अंदर में लाइसोसोम के अंदर में क्या होता है, अपघटीय एंजाइम होता है, एंजाइम होता है जो कहाँ बनता है, गोल्जिकाय में बनता है। अगर गोल्जिकाय में ये एंजाइम बनना ज्यादा हो गया, मात्रा बढ़ने लगा, तो क्या होगा, लाइसोसोम फटेगा, और लाइसोसोम जहाँ फटेगा वहां के कोशिकांग को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अगर वो कोशिकांग को नष्ट करने लगे तो कोशिका मरने लगेगा, कोशिका डिस्ट्रॉय होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। तो कोशिका अगर नष्ट तो आदमी नष्ट, जंतु नष्ट नहीं। इसलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहे, लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और उसका एक और कार्य किया था लाइसोसोम का, अगर कोई बाहरी ऐसा चीज जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो अगर हमारे शरीर के अंदर किसी माध्यम से, चाहे वो कवक के माध्यम से, चाहे वायरस के माध्यम से, चाहे बैक्टीरिया के माध्यम से अंदर चला जाता है, तो वो इसको नष्ट कर देता है। कौन, लाइसोसोम। अगला बात क्या बोले, लाइसोसोम के बाद क्या पढ़े, रसधनिया। रसधनिया को दूसरा नाम बोलते हैं वैक्यूल, रिक्तिका। रिक्तिका के नाम से रिक्त होना, रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त मतलब वो रिक्त है, अधिकांश भाग उसका क्या है, रिक्त है। एक जगह क्या है, कोई द्रव्य है जिसको हम लोग रस बोलते हैं, कोशिका रस बोलते हैं, कोशिका रस बोलते हैं। और इसका नाम क्या दिए थे कोशिका रस का, देखो इसके अंदर का जो कोशिका रस है उसका नाम क्या दिए, नहीं फोटो तो देखो ना लिखे हैं, जहां इस जगह अंदर में लिखे हैं नाम, ग्लाइकोजिन। इसके अंदर में क्या स्टोर है, ग्लाइकोजिन। ये ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर है, नहीं रिक्तिका में, रिक्तिका में। इसके अलावा ग्लाइकोजिन और कहाँ कहाँ स्टोर रहता है वो भी लिखवाए हैं, देखो छूट गया है इसका। हम ये बोले थे कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये रिक्तिका है। रिक्तिका का अधिकांश भाग खाली होता है, लेकिन उसमें ग्लाइकोजिन स्टोर रहता है, थोड़ा सा पार्ट में ग्लाइकोजिन स्टोर रहता है। हाँ, अब हम ये भी बोले थे कि जो भोजन संचित रहता है वो सर्वाधिक कहाँ संचित रहता है, अगर पौधों की बात करें तो, पौधा की अगर बात करें तो उसका सर्वाधिक भोजन कहाँ संचित रहता है, जड़ में। और जड़ के बाद कहाँ संचित रहता है, तो रिक्तिका में। दोनों बात बोले, पौधा का जो संचित भोजन सर्वाधिक है वो कहाँ रहता है संचित, जड़ में। और जड़ के बाद कहाँ रहता है, तो रिक्तिका में। क्यों, क्योंकि ये खाली जगह है, तो यहीं पे आके ना भरेगा। जो कटोरा खाली रहेगा उसी में कुछ ना भर के रख पाओगे, भरा हुआ चीज में भर पाओगे, खाली। इसीलिए नाम इसका दिया रिक्तिका।
रिक्तिका के बारे में एक और चीज याद रखना है, रिक्तिका जो होता है प्लांट सेल यानी जो पौधों की कोशिका होती है उसमें बड़ा होता है, और जंतु की कोशिका में रिक्तिका छोटा होता है। नहीं तो हम लोग भी 20-25 लीटर पानी भर के रख लेते गर्मी के दिन में ना, जैसे ऊँट रखता है, हम लोगों का रिक्तिका छोटा है, प्लांट का रिक्तिका बड़ा है। क्लियर हो गया। रिक्तिका के बाद क्या पढ़े, रिक्तिका का और क्या कार्य लिखवाए थे, रिक्तिका के बारे में और क्या लिखवाए, वो तो कर दिए, बता दिए। और कुछ था? नेक्स्ट, केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है इसमें डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी पढ़ेंगे कल, ठीक है। अब डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की खोज किसने की, फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर ने की, ठीक है। अब कितना में 1869 A1869 में। अब इस डीएनए का डबल जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये दो लोगों ने दिया। किसने किसने दिया, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक लिखा रहता है, हमेशा ऑप्शन में मिलेगा कि हाँ वाटसन एंड क्रिक, ऐसा ऑप्शन में रहेगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था, ऑप्शन में रहेगा वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो पूरा नाम नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, वाटसन और क्रिक, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़े डीएनए के बारे में कि डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक गुणों को जनक से लेकर के संतान तक पहुंचाता है। जनक मतलब माता पिता, आनुवांशिक गुणों को कहाँ पहुंचाता है, जनक से लेकर के संतान तक पहुंचाता है। अब जब डीएनए की बात करें तो उसी डीएनए में एक क्या लगा हुआ होता है, क्रोमोसोम के बारे में क्या लिखा है, क्रोमोसोम के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो क्रोमोसोम का पहला स्टेटमेंट पढ़ो। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो डीएनए के साथ लगा हुआ होता है। गुणसूत्र जो है किसके साथ लगा होता है, डीएनए के साथ लगा होता है, ठीक है। अब गुणसूत्र के बारे में बात किए कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में, दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम के बारे में क्या बताया कि ये 22 जोड़ा होता है, ये 22 जोड़ा होता है और महिला और पुरुष में समान होता है, महिला और पुरुष में समान होता है। जो एलोसोम है वो एक जोड़ा होता है, एलोसोम एक जोड़ा होता है। पुरुष में जो एलोसोम होता है वो होता है एक्स और वाई, और महिला में जो एलोसोम होता है वो होता है एक्स और एक्स। जब संतान उत्पत्ति की बात आती है तो अगर पुरुष से एक्स क्रोमोसोम और महिला से एक्स क्रोमोसोम आया तो संतान कैसी हो गई, पुत्री, एक्स और एक्स पुत्री। अगर पिता से वाई क्रोमोसोम आया, माता से एक्स क्रोमोसोम आया तो संतान कैसा हो गया, एक्स और वाई से कौन सा कॉम्बिनेशन बना, पुत्र का, ठीक है, तो पुत्र हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। पुत्र और पुत्री होने के लिए जिम्मेदार किसका क्रोमोसोम, पिता का क्रोमोसोम। माँ को कोई गाली नहीं दे, बात खत्म। अब उसके बाद हमने कहा कि जब कभी भी क्रोमोसोम हो तो हमेशा पेयर में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए। अगर जोड़ा में नहीं होगा तो वो एक क्या होता है, वो सही कंडीशन नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जेनेटिकली। तो ऐसा कंडीशन कब आया, जब 47 क्रोमोसोम हो गया, और 47 क्रोमोसोम किसका होता है, ट्रांसजेंडर का होता है। क्लियर हो गया। अगर जंतु वर्ग में बात करें, जितने भी जंतु वर्ग हैं उसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम किसका होता है, तो एलिफेंट का होता है। कितना होता है, 88 जोड़ा होता है। 88 जोड़ा करने का मतलब 176 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, किसके, एलिफेंट के होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो डीएनए का कुछ पार्ट बचा हुआ है वो कल करेंगे, और आरएनए का भी कर लेंगे कल। मनीषा थोड़ा देर के बाद ज्वाइन करना, मैथ का क्लास होगा। मैथ का क्लास तो ऑनलाइन होगा कि नहीं सर?